हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है यह रसायन शास्त्र की दूसरी क्लास है और रसायन शास्त्र की दूसरी क्लास में हम दूसरा नया चैप्टर लेकर के आए हैं। यानी जो आपकी पहली क्लास चली थी ना, उसमें पूरा का पूरा मैराथन क्लास था। एक क्लास में वन शॉट क्लास हम लेकर के आए थे और एक क्लास में एक चैप्टर को खत्म कर दिया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी क्लास है वो रसायन विज्ञान की क्लास है। यानी कि हम जानने वाले हैं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर आखिर है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, नींबू से लेकर के आंवला तक घर में रखी हुई हर एक वस्तुओं को अगर आप देखें, अचार को देखें, नींबू को देखें, आंवला को देखें, यहां तक कि आप जो चाय पीते हैं उन तमाम चीजों को देखें, क्या आपको पता है कि उन हर एक चीज में अम्ल की मात्रा पाई जाती है। हर एक चीज में अम्ल की मात्रा पाई जाती है। वो ऐसी चीज जिनका स्वाद खट्टा होता है, आखिर क्यों होता है खट्टा, कौन सा अम्ल पाया जाता है उसमें, उस तमाम चीजों की जानकारी हमें इसी चैप्टर के अंतर्गत आने वाली है, मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना समय को गवाए हुए आइए हम अपने धमाकेदार क्लास की तरफ चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो पुरानी क्लासेस चल रही है बेहतरीन तरीके से आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज आपकी क्लियर होगी। तो मेरे प्यारे भाई, बिना समय को गवाए आइए आते हैं टॉपिक की तरफ कि आज जो हमारा चैप्टर है, आज जो हमारी क्लास है बच्चों, उसमें हम जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर का नाम है अम्ल भास्म एवं लवण। इस चैप्टर का नाम है मेरे बच्चे अम्ल भास्म एवं लवण। देखिए जी, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो मेरे बच्चे, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट, इसको अंग्रेजी में एसिड बेस एंड सॉल्ट कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ब्लू नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। लो, हम ब्लू का यूज अब करेंगे ही नहीं, अब अधिकांशतः हम यूज करेंगे किसकी, ब्लैक कलर की ही यूज की जाएगी। तो अम्ल भस्म एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट की अगर हम बात करें बच्चों, हमारा जो चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला शब्द आता है मेरे भाई अम्ल। कि आखिर यह अम्ल होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अम्ल एक लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है। अम्ल एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिस शब्द का नाम है एसिडस। क्या नाम है? एसिडस। एसिडस से बना है एसिड शब्द। इसी एसिडस से क्या बना है बच्चे? तो एसिड बना है। और इस एसिडस का अर्थ होता था खट्टा, यानी जो अम्ल होगा वह स्वाद में कैसा होगा। तो ये एसिड जो होगा, ये जो अम्ल है वह स्वाद में कैसा होगा, तो स्वाद में ये होगा खट्टा। ठीक है, ये अम्ल स्वाद में कैसा होगा, तो खट्टा होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर अम्ल कहते किसको हैं। हम ओ रहने दीजिए, सही है पांडे सर, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो बच्चों, आपकी जो लाइट को लेकर के समस्याएं थी कि ब्लू कलर नहीं दिख रहा, अब देखिए उम्मीद करते हैं आपको ब्लू लाइट भी दिख रहा है, ठीक, सॉरी, ब्लू कलर से भी दिख रहा है। तो अम्ल की हम बात कर रहे थे कि अम्ल जो है ना, जिसको अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, एसिड है एक लैटिन शब्द जिसका नाम अर्थ होता है खट्टा, यानी एसिड से बना है एसिडस। तो एसिडस की बात करें, सॉरी, एसिडस से बना है एसिड, तो अगर हम एसिड की बात करें तो ये स्वाद में कैसा होगा, तो स्वाद में होगा खट्टा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के मेन पॉइंट की तरफ। देखो, हर एक पॉइंट, हर एक बातें हम आपको बता देते हैं, हर एक क्षण बच्चों एक इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएगी। तो मेरे भाई, शुरू से लेकर के अंत तक क्लास में बने रहना। बीच में से अगर कोई भी क्लास मिस किए तो तुम जानते हो कि तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को खो रहे हो। तो चलिए बच्चों, तो खोने वाला काम नहीं करना, ठीक है। तो आइए जानते हैं आखिर इस एसिड की कहानी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इस एसिड यानी कि हम अगर अम्ल की बात करें तो हमारे इस अम्ल को बांटा गया है 2 भागों में। इस अम्ल को बांटा गया है 2 भागों में, एक इसके गुण के आधार पर, इसके गुण के आधार पर, ठीक है, और दूसरा एक महान वैज्ञानिक है जिनको हम कहते हैं आरहेनियस। एक महान वैज्ञानिक है जिनको हम कहते हैं आरहेनियस, ठीक है। सबसे पहले हम गुण के आधार पर अगर बात करें तो वह पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन, इसका कौन सा चीज, जलीय विलयन। जलीय विलयन का अर्थ क्या होता है, तो जलीय विलयन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई बर्तन है, जिस बर्तन में जल रखा हुआ है और इस जल में हम उस पदार्थ को थोड़ा सा क्या कर दिए, मिला दिए, इस अम्ल को थोड़ा सा क्या कर दिए, मिला दिए, तो ये जो जलीय विलयन बनेगा अम्ल और उस पदार्थ के साथ मिल करके ना, एक मिनट, ये अम्ल और इस पदार्थ के साथ मिल करके जो जलीय विलयन बना रहा है, यही स्वाद में क्या होगा, सर जी खट्टा होगा। यह स्वाद में क्या होगा, तो खट्टा होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं इसके गुण के आधार पर अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा होता है
कि वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करे। यानी जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या मुक्त करेगा बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलता है। क्या मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। आप कहिएगा सर एक उदाहरण के द्वारा समझा दीजिए। तो देखिए हम एक उदाहरण आपके लिए लेते हैं और हमने एक अम्ल लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया हम लोहा धातु के साथ फेरस के साथ करवाते हैं, Fe के साथ, ठीक है। जब हम अभिक्रिया कराते हैं HCl की अभिक्रिया जब हम कराते हैं लोहा धातु के साथ तो ये बनाता है FeCl2, ये क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड बनाएगा, प्लस इसमें से हाइड्रोजन गैस बन करके क्या होगा, निकल जाएगा। तो यही हमने आपको अभी बताया कि अम्ल के गुण के आधार पर जब परिभाषित किया गया है तो यह निष्कर्ष निकला कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और जब धातु के साथ हम इस अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, तो ये करता ये है कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर ये हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। कोई दिक्कत आप कहेगा सर बिल्कुल यहां तक दिक्कतें नहीं है, क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ अब चलें। अगला जो है एक वैज्ञानिक जिनका नाम है आर्हेनियस। अगला पॉइंट हम जानते हैं बच्चों कि आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा, कि आर्हेनियस जी ने आखिर इस अम्ल के बारे में कहे क्या है, आर्हेनियस जी ने आखिर इस अम्ल के बारे में कहा क्या है। तो आइए हम अम्ल की परिभाषा को आर्हेनियस जी के द्वारा समझते हैं और जानते हैं। आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा ये है कि अगर कह रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जिसकी अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं। किसकी अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल वह पदार्थ है जिसकी अभिक्रिया अगर हम जल के साथ कराते हैं ना तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल जल में घुलकर या वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करे, सॉरी हाइड्रोजन आयन मुक्त करे, गलत बोला गया बच्चों, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करे उसे अम्ल कहते हैं। मतलब इनका यह कहना था कि अगर अम्ल को, कोई अम्ल है आपके पास ना, इसको जब आप जल में घुलाते हैं, जल के साथ मिलाते हैं, ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है। एक बर्तन में आपके पास अगर जल रखा हुआ है और इस जल के साथ, इस बर्तन के जल के साथ, आपके पास एक बर्तन है और इस बर्तन में जो जल है ना, इस जल के साथ अगर आप अभिक्रिया को घुलाते हैं, मिलाते हैं, मतलब अभिक्रिया, सॉरी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं इस जल के साथ, क्लियर है। अम्ल की अभिक्रिया जब आप इस जल के साथ कराते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, तो हाइड्रोजन आयन निकलता है। H+ को ही हाइड्रोजन आयन कहते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन को सूचित किस चीज के द्वारा किया जाता है मेरे भाई, तो सूचित किया जाता है हाइड्रोजन आयन को H+ के द्वारा। कोई दिक्कत आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो देखिए कैसे, एक उदाहरण से समझते हैं कि कैसे आखिर अम्ल और जल में जब अभिक्रिया होता है, अम्ल को जब हम जल में मिलाते घुलाते हैं ना, तो यहाँ हाइड्रोजन आयन कैसे प्रदान करता है, आखिर कैसे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास बच्चों एक अम्ल है जिस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हमने लिया। इस HCl को जब हम जल में घुलाते हैं, क्या करते हैं, जल में घुलाते हैं, तो यह हाइड्रोजन आयन देता है और क्लोरीन माइनस निकल जाता है, ठीक है। आप लोग बताएंगे यहाँ पर है H2SO4, अगर हम इसको जल में घुलाते हैं तो क्या बनाएगा, यहाँ पर है CH3 COOH, अगर हम इसको जल में घुलाते हैं तो क्या बनाएगा, यहाँ पर है HNO3, अगर हम इसको जल में घुलाते हैं तो यह क्या बनाएगा, जल्दी बताइए जल्दी। आपके सामने हमने 4 प्रश्न दिए हैं, जल्दी से नोट कर बताइए। और ये चारों प्रश्न कल फेयर की कॉपी में भी, सॉरी कल होमवर्क में भी चेक होगी। जल्दी से अभी बताइए, कमेंट करिए क्या देगा। आपको कमेंट करने में अगर दिक्कत हो रही है ना तो आप इसको ऐसे कमेंट करिए कि हाइड्रोजन आयन प्लस Cl देगा, ठीक है। यहां पर जो होगा वैसे बताइए। चलो मेरे बच्चों यहां देखो, H2SO4 की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन देगा इसमें से। H2SO4 का HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक, एक मिनट, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब हम इस सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में मिलाते हैं, जल में घुलाते हैं ना,
तो ये H प्लस आयन देता है, बिल्कुल सही बात है, H प्लस आयन दे दिया। उसके बाद बचा क्या, SO4 बचा, तो SO4 लिख देंगे। लेकिन दिक्कत क्या था मेरे भाई, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो 2, तो जब 2 पर H प्लस है तो यहाँ इस पर कितने H माइनस होंगे, सॉरी SO4 पर माइनस कितना होगा, 2, क्योंकि ये 2 आयनों का आदान प्रदान, 2 आयनों के साथ साझेदारी किया हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक की चीजें क्लियर है? भैया सर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अगला देखिए, यह है हमारा एसिटिक अम्ल। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की जब अभिक्रिया कराते हैं CH3COOH की, तो क्या बनाएगा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन आयन दे देगा, यही तो हाइड्रोजन था, यही आयन निकल करके चला गया, बचा क्या CH3COO। अब ये नहीं बच्चों कि यहां पर 3 और एक 4 को हाइड्रोजन है, तो ये चारों हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, H प्लस आयन देगा, क्लियर है। 4 हाइड्रोजन प्लस आयन नहीं बोला था, या H4 आयन नहीं बोला है, ठीक है। H प्लस आयन निकला, CH3COO माइनस बच गया। कोई दिक्कत आपके, बिल्कुल दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। और ये आप बना करके हमें दिखाइएगा, कमेंट करिएगा, फोटो भेजिएगा ग्रुप में, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक क्लियर होगी। तो अम्ल के अगर परिभाषा की बात करें तो हमने 2 बातें सीखा। पहला, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, धातु के साथ अभिक्रिया करके या हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में हम घुलाते हैं तो जल में घुलकर यह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। ये बातें आर्हेनियस जी कहे हुए थे, कौन कहे थे, आर्हेनियस जी कहे हुए थे। अभी बच्चों अम्ल पर ही चर्चा हो रही है, तो निश्चिंत रहिए, घबराने की जरूरत नहीं। अभी अम्ल पर और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको सुनने के लिए मिलेगा भी, ठीक है। उसको समझने से पहले, अच्छा हाँ बच्चों, अब हम चलते हैं अम्ल के गुण की तरफ। अब हम चलेंगे अम्ल के गुण की तरफ कि आखिर अम्ल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। अम्ल के गुण देखिए, अलग अलग गुण है। पहले गुण की बात करें, सबसे पहला गुण कहता है स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होगा, अब कहेगा सर स्वाद में क्या होगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होगा, ठीक है। दूसरा, जल में घुलकर, जल में घुलकर H प्लस देता है। क्या देता है, H प्लस देता है। तीसरा, धातु से अभिक्रिया कर, धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, क्लियर है। चौथा, इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। पीएच के बारे में आगे पढ़ेंगे, अब पॉइंट आएगा तो, ठीक है। पांचवा, यह विषैला और तीव्र नाशक होता है। यह कैसा होता है, यह विषैला और तीव्र नाशक होता है। जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना, नोट करिए जल्दी से। क्लियर है। अगला कह रहा है, यह नीले लिटमस पत्र को, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को बच्चों क्या कर देगा, तो यह नीले लिटमस पत्र को ना लाल कर देता है, क्लियर है। ये 5-6 गुण हैं, अन्य बहुत सारे इसके गुण हैं। ये तीव्रनाशक होता है, विषैला और तीव्रनाशक लिखा है जी जी। सबसे पहला, यह स्वाद में खट्टा होता है। इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे, तो अब सर टेस्ट करके देखेंगे। लेकिन क्या हर एक पदार्थ को हम टेस्ट करेंगे, जिस पदार्थ के बारे में हम जानते हैं, हमें जानकारी है, तो हम खाएंगे, हमें खट्टा लगेगा, हम कहेंगे कि ठीक है इसमें अम्ल पाया जाता है। लेकिन जिसकी हमें अब जानकारी नहीं है, जिस पदार्थ की हमें जानकारी नहीं है, जिस पदार्थ के बारे में हम नहीं जानते, तो क्या हर चीज को हम चाटते घूमेंगे, तो कहोगे नहीं। हर एक पदार्थ को कैसे हम टेस्ट करके देखते जाएंगे, ठीक है। पता चले खाते 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 एक दिन जहर उठा के खा जाएंगे टेस्ट करने के चक्कर में। तो हर एक चीज को तो टेस्ट नहीं किया जा सकता है ना, उसको टेस्ट करने के लिए अलग अलग गुण हैं, अलग अलग चीजें हैं। उन तकनीकों के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं कि आखिर इसमें अम्ल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एक पेपर आता है जिसको लिटमस पेपर कहते हैं। उस लिटमस पेपर के द्वारा, या उसे हम सूचक कह सकते हैं, सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी विलयन में बताएगा
उसमें अम्ल की मात्रा है कि भस्म की मात्रा है या उदासीन है, कोई किसी की मात्रा नहीं है, इन तमाम चीजों के बारे में जो बताने का कार्य करता है उसी पेपर को, उसी पत्र को लिटमस पत्र या लिटमस पेपर अंग्रेजी में कहते हैं। कोई दिक्कत आपके से बिल्कुल दिक्कत नहीं, उसे इंडिकेटर यानी कि सूचक भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। कभी भी आप अम्ल को अगर जल में घुलाइएगा तो अम्ल जल में घुल करके क्या प्रदान करेगा, हाइड्रोजन आयन। ये बात कहा किसने था, यह अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछे आपसे कि यह बात किसने कहा था कि यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो आप याद रखिएगा ये बात कहे थे आर्हेनियस जी। तो आर्हेनियस के द्वारा यह नियम दिया गया है। कोई दिक्कत। तीसरा कर धातु से अभिक्रिया कर, धातु से अभिक्रिया कर यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये इसके गुण के आधार पर जो परिभाषा पढ़े थे उसमें आया था। यह कह रहा है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होगा, ठीक है। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पावर ऑफ, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की पावर, किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता ही ज्ञात करना होता है, ठीक है। यह विषैला और तीव्रनाशक होता है। कभी आप सुनते हुए कि किसी के मुंह पर एसिड फेंक करके उसका मुंह जला दिया गया है, तो विषैला था तभी तो जला दिया है। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी एसिड का प्रयोग किया जाता है। एक आता है ना पानी 1250, वो काफी तीव्रनाशक होता है कीड़े मकोड़ों को मारने का, बैटरी में जो पड़ता है 1250 है, ठीक है। अगला करा यह नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को यह क्या करेगा बच्चों, तो लाल कर देगा, ठीक है। और लिटमस पत्र क्या होता है, तो लिटमस पत्र एक ऐसा सूचक है जो अम्ल भस्म एवं उदासीनता की जानकारी देता है, यानी किसी भी विलयन में ना अम्ल भस्म की गुण को दर्शाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपके सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, अगर है तो आप पूछिए। तो ये थे हमारे अम्ल और ये थे हमारे अम्ल के गुण, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम कुछ पदार्थों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इन पदार्थों में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। और ये आपका कार्य है कि हम सिर्फ नाम लिख रहे हैं, हमारे नाम लिखते ही आप तमाम बच्चे उसमें मौजूद अम्ल की उपस्थिति को बताएंगे कि आखिर किस पदार्थ में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं संतरा या नींबू का रस, संतरा व नींबू का रस, ठीक है। आप बताएंगे कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूसरा है मेरे भाई सेब, कि आखिर सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा है वह है इमली, तीसरा हमारा क्या है बच्चों, तो आप कहिएगा सर तीसरा है इमली, तीसरा हमारा क्या है, तो इमली है। चौथा है हमारा सिरका, चौथा मेरे बच्चे क्या है, तो आप कहिएगा सर जी सिरका है, ठीक है। सिरका का पांचवा हमारा क्या है, तो पांचवा में है दही, पांचवा में हमारा क्या है, तो बच्चों दही है। छठा जो हमारा है वो टमाटर या टमाटर का रस है, टमाटर या टमाटर का रस है। जल्दी से आपको बताना है कि क्या होगा। अगला है चाय, अगला क्या है हमारा, तो चाय है। उसके बाद है विटामिन सी, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा। और भी बहुत सारे पदार्थ है, पदार्थ का नाम लिखना शुरू कर दिए तो बहुत लिखाएगा, तो उतना टाइम तो आपके पास है नहीं ना, हमारे पास भी है। अगला है लाल चींटी, लाल चींटी में नहीं, हालांकि लाल चींटी के डंक में देखा जाता है, तो लाल चींटी। चलिए इन तमाम चीजों का एक हमारे पेट में अमाशय में, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अमाशय रस में। हाँ बच्चों अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए आप लोग बताइए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। देखिए पहला जो आपका है ना नींबू या संतरा, इसमें पाया जाता है, हाँ बोलो जल्दी कमेंट करो। सिट्रिक अम्ल, वेरी गुड, इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है कि कोई दिक्कत, आप कहिएगा सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं शायद, ठीक है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है सेब, एप्पल में पाया जाता है मैलिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। मेरे बच्चे आप लोग चिंता मत करिए, वैसे तो याद होने से रहा, हम आपको ना इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे, क्लास ओवर होने दीजिए, क्लास के अंत में या तो हम एक अगला वीडियो बना करके आपको इसका ट्रिक बताया जाएगा कि याद आखिर कैसे करें, ठीक है। चलिए दूसरा जो हमारा आता है इमली, इमली की बात अगर हम करें तो इमली में पाया जाता है टारटरिक अम्ल, टारटरिक अम्ल, टारटरिक अम्ल, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है 1 नंबर में कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
ठीक है। टार्टरिक अम्ल के बाद हमारा है सिरका। सिरका में क्या पाया जाता है आप लोग बताइएगा जल्दी। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अब हम अपने सबसे फेवरेट फूड की तरफ बढ़ते हैं जिसको दही कहते हैं, और दही में बच्चों पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। दही में क्या पाया जाएगा तो कहेगा सर जी दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। अगला जो हमारा आता है टमाटर। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। मेरे भाई अगला जो हमारा आता है ना चाय आता है। ठीक है। चाय में हमारा पाया जाता है टैनिक अम्ल। अगला हमारा है चाय। चाय में क्या पाया जाएगा टैनिक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत, देखो साथ साथ याद भी करते जाओ। नींबू रस में या सिरका में सिट्रिक, सी से सिरका, सॉरी नींबू रस या संतरा में सिट्रिक, 100 से संतरा, 100 से सिट्रिक अम्ल। ठीक है। अगला सेब में मैलिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल। चाय में क्या होता है टैनिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक, विटामिन सी में बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कोई दिक्कत, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एस्कॉर्बिक अम्ल। लाल चींटी के डंक की अगर हम बात करें इसमें पाया जाता है बच्चों फॉर्मिक अम्ल। इसमें क्या पाया जाएगा तो कहेगा सर जी फॉर्मिक अम्ल। और ये जो हमारा है अमाशय अम्ल, सॉरी अमाशय रस, इसमें वही पाया जाता है जिस पर हम चर्चा करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पूछा प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, इसको याद भी करिएगा। ठीक है। चलिए अब हम कुछ अन्य चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, तो अन्य अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट वरना इसको मिटा दिया जाएगा। देखिए एक पॉइंट आता है बड़ी मजेदार पॉइंट, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य। और बच्चों दूसरा पॉइंट हमारा आता है वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अपघट्य और दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा वैद्युत अनपघट्य। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि वैद्युत अपघट्य और अनपघट्य में क्या अंतर है तो आप कहिएगा वे सारे यौगिक जो विद्युत का संचालन करते हैं, यानी जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो विद्युत का क्या करते हैं विद्युत संचालन करते हैं, वे सारे यौगिक जो विद्युत संचालन करते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है। जो विद्युत संचालन नहीं करते हैं, जो विद्युत संचालन नहीं करते हैं, जो विद्युत का संचालन करते हैं वैद्युत अपघट्य, जो नहीं करते हैं वैद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य क्लियर है? ठीक सर जी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन है कौन वो? तो जितने सारे अम्ल हैं बच्चों वो विद्युत अपघट्य होंगे। सारे के सारे अम्ल जो है ना वो विद्युत का संचालन करते हैं, भस्म जो है वो भी करते हैं, और लवण तो करते ही करते हैं। ठीक है। तो सारे के सारे अम्ल, भस्म और लवण विद्युत का क्या करते हैं संचालन करते हैं। अगर हम बात करें विद्युत अनपघट्य की तो ग्लूकोज हो गया, यहाँ पर अल्कोहल हो गया, अल्कोहल, ग्लूकोज, ये सब विद्युत के संचालन नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन क्या करते हैं विद्युत का संचालन करते हैं, जिसका जलीय विलयन विद्युत का क्या करते हैं बच्चों, जिनका जलीय विलयन, यहां पर अगर तार डालोगे ना तो विद्युत का ये संचालन करेगा। ठीक है। विद्युत का मतलब इसमें करंट लगेगा ही, विद्युत का संचालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जो विद्युत का संचालन करते हैं विद्युत अपघट्य, और जो विद्युत का संचालन नहीं करते हैं वो विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहेगा सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही है। एक अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिस पॉइंट का नाम है हमारा आयनन। हमारा जो अगला पॉइंट है मेरे भाई उस पॉइंट का नाम है आयनन।
देखिए जितने सारे विद्युत अपघट्य है ना, जितने सारे विद्युत अपघट्य हैं, उन तमाम विद्युत अपघट्य के आयनों में टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे आयरन नहीं, आयनन, आयनन करें विद्युत अपघट्य के, ये जो विद्युत अपघट्य जितने अभी आपने पढ़ा अम्ल, भस्म और लवण, इस विद्युत अपघट्य के जल द्वारा, किसके द्वारा? तो जल द्वारा, ठीक है, आयनों में टूटने की, आयनों में, आयनों में, जल द्वारा आयनों में टूटना ही क्या कहलाता है? आयनन कहलाता है। विद्युत अपघट्य का जल द्वारा आयनों में टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? आयनन कहते हैं। आयन की बात करें बच्चों तो आयन होते हैं दो प्रकार के, एक को हम लोग कहते हैं धनायन, एक को हम लोग कहते हैं ऋणायन। जिस पर धन चार्ज होता है, जिस पर धन यानी प्लस का चार्ज होगा धनायन, जिस पर माइनस का चार्ज होगा ऋणायन। कोई दिक्कत? आप कहिएगा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई आगे बढ़ा जाए, चलिए अब अम्ल को छोड़ते हुए, अम्ल से निकल करके हम लोग अब चलते हैं अगले पॉइंट भस्म की तरफ। हमारा जो अगला पॉइंट है बच्चों वो भस्म है। ठीक है, अम्ल के बाद दूसरा पॉइंट क्या आया? भस्म आया। तो जानते हैं कि आखिर ये भस्म क्या होता है, किसे कहते हैं भस्म? ठीक है, भस्म को बच्चों अंग्रेजी में हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। कह रहा वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो? कड़वा हो। जलीय विलयन जो है ना, जलीय विलयन का मतलब जल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें बहुत सारा पानी है, इसमें हम भस्म की मात्रा को मिला चुके हैं। इसमें क्या मिला दिए हैं बच्चों? इस बर्तन में भस्म की मात्रा को थोड़ा सा हम क्या कर दिए? लेकर के मिला दिए। ठीक है, ये बेस है अपना, ये भस्म है यानी कि बेस है। ठीक है, इसमें भस्म को मिलाएं तो ये बन गया भस्म और जल का जलीय विलयन। तो ये हो गया जलीय विलयन किसका? भस्म का। जलीय विलयन, जल के साथ भस्म को मिलाए तो ये बन गया जलीय विलयन, जिसमें भस्म की उपस्थिति है। और जब इसको टेस्ट करके देखे, खा करके चख करके देखा किसी ने, तो स्वाद कैसा था इसका? तो बोला भाई काफी कड़वा है, काफी ज्यादा क्या है? कड़वा है। ठीक, तो ये परिभाषा है भस्म का कि वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होगा बच्चों? तो कड़वा होगा। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होगा? कड़वा। कड़वा, कड़वा कौन होगा? तो भस्म होगा। खट्टा कौन होगा? तो अम्ल होगा। खट्टा, अम्ल और कड़वा भस्म होगा। तो वह विलयन जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा हो? कड़वा हो, उसे क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। और दूसरी बात ये कह रही है कि अगर इस भस्म को हम किसी अम्ल के साथ मिलाते हैं, यानी कोई बर्तन में अगर हमारे पास भस्म है ना, ये भस्म जो है, इस भस्म को में अगर हम अम्ल मिलाते हैं, इस भस्म की अभिक्रिया अगर हम अम्ल के साथ कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस अम्ल को उदासीन कर देता है और बनाता है लवण और जल। उदासीन करके यह क्या बनाता है? तो लवण और जल बनाता है। लवण बनाता है और जल निकल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है परिभाषा को फिर से समझिए, इसके गुण के आधार पर आखिर परिभाषा क्या कहा गया। जिस तरह से हमने अम्ल का परिभाषा देखा उसके गुण के आधार पर कि स्वाद में खट्टा था और धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता रहे, लेकिन आर्हेनियस जी आए तो एकदम से परिभाषा यानी कि हालात जज्बात सब बदल दिए। उनका यह कहना था कि जब अम्ल की परिभाषा जब अम्ल को हम जल में घुलाते हैं तो जल में घुलकर वह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब उसी तरह जब हम भस्म की बात करें तो ये टांग अड़ाने का काम भस्म में भी करते हैं। जिस तरह से अम्ल में आर्हेनियस जी ने अपना पैर रखा था, उसी तरह भस्म में भी वो अपना टांग अड़ाते हैं। ठीक है, और फिर से आकर के कहते हैं कि देखो भाई, तुमने कहा है कि भस्म की परिभाषा, भस्म वह पदार्थ है मतलब जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होगा और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल को उदासीन करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, ये तुमने कहा, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर हम अगर हम भस्म को पानी में मिलाएंगे ना, जल में घुलाएंगे ना, तो ये जल में घुल करके हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा जोड़ ऑक्साइड, दो शब्द से मिलकर के बना है बच्चों, इसको मिटा रहे हैं। हाइड्रा ऑक्साइड मेरे भाई दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, देखिए हाइड्रा और क्या है? एक ऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रा का मतलब होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रा का मतलब किससे है? हाइड्रोजन। और ऑक्साइड है ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बनेगा। ठीक है, तो यहां पर बनता है OH माइनस। क्या बनता है?
OH माइनस, यानी हाइड्रा ऑक्साइड को बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, OH माइनस भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो उनका यह कहना था कि अगर हम इस भस्म को जल में घुलाते हैं तो यह भस्म जो है ना जल में घुल करके हमें क्या देता है, तो जल में घुलकर यह हमें हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। यानी हम ये लिख सकते हैं कि भस्म जो है ना भस्म, तो बच्चों हमने देखा कि हाइड्रा ऑक्साइड की अगर बात करें तो हाइड्रा ऑक्साइड होता क्या है, हाइड्रा ऑक्साइड को हम लोग कहते क्या है, हाइड्रा ऑक्साइड को कहते हैं OH माइनस। यानी अगर किसी भस्म को हम जल में घुलाते हैं तो जल में घुल करके क्या देगा, अगर हम इसको जल में H2O में घुलाते हैं तो क्या देगा, तो OH माइनस यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन देगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके सर, बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे कहता है कि सर आखिर कैसे ये OH आयन देता है, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए OH आयन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। मानकर चलते हैं हमारे पास NaOH है, हमारे पास क्या है बच्चों, NaOH है, H2O के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। यानी H2O में, जल में हम इसको क्या करने का काम करते हैं बच्चों, घुलाने का काम करते हैं। तो एक सोडियम बनाता है और प्लस में OH माइनस बनाता है। ठीक है, सोडियम एक धातु है तो धातु पर हमेशा धन चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, और बचे हुए OH पर माइनस का चिन्ह होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराने पर OH माइनस निकला। आपको अभिक्रिया कराना है KOH को, आपको बच्चों अभिक्रिया कराना है NH4OH को। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये आपके होमवर्क है, आपका कार्य है कि आप इसका कैसे बना करके लाते हैं, हम देखना चाहते हैं। आप बनाने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिएगा, कमेंट करिए कैसे बना, क्या बना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की तरफ पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। इतना होने के बाद हमारा जो एक अगला पॉइंट आता है उस पॉइंट का नाम है मेरे भाई क्षार। आखिर ये क्षार क्या होता है। सबसे पहले बच्चे, भस्म का दूसरा नाम क्या होता है, क्षारक होता है। भस्म का दूसरा नाम क्या होता है, क्षारक होता है। हर किसी व्यक्ति का दो नाम होता है, लगभग सारे के सारे व्यक्ति का दो नाम होता है। एक स्कूल वाला ओरिजिनल नाम और एक स्कूल में घर में लाड़ प्यार दुलार से जो नाम बोले जाते हैं, जैसे हमारे ही दो नाम है, एक है आशीष सर आपके जो है और दूसरा राजा नाम है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति का दो नाम होता है। उसी तरह इस क्षारक का दो नाम है, एक क्षारक और दूसरा भस्म है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है क्या क्षार और क्षारक समान है, तो बिल्कुल नहीं। क्षारक तो जानते हैं भस्म को कहते हैं, लेकिन क्षार अगर हम बात करें बच्चों क्षार की, कि क्षार किसको कहते हैं, तो क्षार कहा जाता है जल में घुलनशील भस्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाए भस्म उसे ही क्या कहते हैं बच्चों, तो क्षार कहते हैं। तो हम कहेंगे जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, तो क्षार कहा जाता है। क्लियर है चीजें यहां तक, कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों क्लियर है। तो क्षार भी आपको समझ में आ गया, क्षारक भी समझ में आ गया, अम्ल भी समझ में आया, भस्म भी आया। अब हम आते हैं भस्म के गुण की तरफ, कि आखिर ये जो भस्म है हमारे, इस भस्म के कौन कौन से गुण हैं। भस्म के गुण, प्रोपर्टीज ऑफ बेस। भस्म का जो मेरे बच्चे पहला गुण है ना, इस गुण को देखिए क्या कहते हैं। भस्म का जो पहला गुण है उस गुण को क्या कहते हैं। हर एक जिस तरह से अम्ल का गुण हम लोग पढ़े हैं उसी तरह से हम लोग भस्म के भी 4-5 गुण पढ़ेंगे। पहला, यह स्वाद में कैसा होगा, तब तो सर स्वाद में कड़वा होगा। भस्म स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है यह जल में घुलकर क्या देता है, यह जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। कोई दिक्कत आपके, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तीसरा, कुछ भस्म भी तीव्र नाशक, कुछ भस्म ही जो है ना बच्चों तीव्र नाशक और विषैले होते हैं। तीव्र नाशक और क्या होते हैं, तो विषैले होते हैं। कुछ भस्म की बात करें, इनका पीएच, भस्म जो होते हैं, भस्म का पीएच मान, भस्म का जो पीएच है वह 7 से ऊपर होता है। 7 से क्या होगा, ऊपर होगा। अम्ल का 7 से नीचे था और भस्म का 7 से क्या होगा बच्चों, तो ऊपर होगा। क्लियर है। अगला, या अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, अम्ल से अभिक्रिया कर क्या करता है, तो लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। ठीक है, छठा पॉइंट कह रहा है बच्चों, यह लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 6 को 6 पॉइंट में।
तो ये हमारे भस्म के गुण है, वो हमारे अम्ल के गुण थे। तो अम्ल और भस्म का गुण दोनों का दोनों, उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक हर एक पॉइंट? चलिए अब आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एक अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया पर हम चर्चा करने वाले हैं उस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। हालांकि इसका चर्चा हम पाठ 1 में भी कर चुके हैं बच्चों, इसका अभिक्रिया हम पाठ 1 में भी कर चुके हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ भी आता है कि सर जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है ना, तो वो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल को उदासीन करके यह लवण और जल बनाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और भस्म दोनों की अगर हम बात करें तो अम्ल और भस्म आपस में मिलता है और यह अम्ल जो है ना भस्म को उदासीन करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्लियर है? लवण और जल बनाता है। चलिए यहां तक भी उम्मीद है कि क्लियरली आपको समझ में आ रही होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद अगर हम बात करें तो एक अगला पॉइंट हमारा आता है जिस पॉइंट का नाम है सूचक, जिसको अंग्रेजी में हम इंडिकेटर कहते हैं। एक अगला पॉइंट है हमारा बच्चों सूचक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, सूचक किसे कहते हैं? तो सूचक एक ऐसा पदार्थ है, यानी वह पदार्थ जो जानकारी देता है कि आपके पास जो जलीय विलयन है, आपके पास जो जलीय विलयन है वह विलयन अम्लीय है या भास्मिक है। यानी विलयन के अम्लीयता और भास्मीयता को बताने का जो कार्य करता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। तो सूचक में क्या होगा? सूचक में मेरे प्यारे बच्चों आपको हमने अभी कहा लिटमस पत्र होगा, लिटमस पत्र होगा, लाल गोभी का पत्ता होगा, लाल गोभी का पत्ता होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका चुकंदर होगा, उसके बाद हल्दी होगा। चलिए इत्यादि करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पदार्थ हैं। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करते हैं कि क्लासेज आपको यहां तक समझ में आ रही हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि यहां तक हर एक बातें आपको क्लियरली समझ में आई है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है बच्चों, एक मिनट, हाँ, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की तरफ चलते हैं। अगला आता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, सबसे पहले प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अगला हमारा आता है प्रबल भस्म और इसी प्रकार बच्चों दुर्बल क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम बात करें प्रबल अम्ल की, अगर हम बात करें प्रबल अम्ल की, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अम्ल जो है ना जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। लेकिन वैसे अम्ल जो जल में घुलकर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं ना, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जो अधिक मात्रा में क्या करे? हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, अधिक मात्रा में H+ प्रदान करे, उसे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे। और जो कम मात्रा में आंशिक रूप से घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, केवल आंशिक रूप से, ज्यादा नहीं, आंशिक रूप से जो H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बच्चों कहते हैं दुर्बल भस्म अम्ल, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। इस प्रबल अम्ल की अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें प्रबल अम्ल के, तो प्रबल अम्ल में आपका आ जाएगा HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल HCl etc। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि दुर्बल अम्ल जो कम मात्रा में घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उसमें हो गया कार्बोनिक अम्ल, उसमें हो गया आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्लियर है? एसिटिक एसिड। उसी तरह अगर हम बात करें बच्चों प्रबल भस्म की, कि आखिर ये प्रबल भस्म क्या होते हैं, तो क्या कहलाते हैं प्रबल भस्म? ठीक है, तो देखिए प्रबल भस्म में कह रहा है कि वैसे भस्म जो जल में घुल करके अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन अधिक मात्रा में दे, उसे हम लोग प्रबल भस्म कहते हैं। जो आंशिक रूप से कम मात्रा में दे OH-, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल
भस्म कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म क्लियर है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर प्रबल भस्म किसको कहते हैं? तो आपका जो ऊपर में एग्जांपल हम लिखे हुए थे एक दो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे क्या आते हैं? प्रबल भस्म के अंतर्गत आते हैं। दुर्बल भस्म में आपके सामने अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर है? तो चलिए यहां तक उम्मीद करते हैं कि बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग अगले पॉइंट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। एक क्लास आपकी और चलेगी रसायन शास्त्र की, जिसमें बातें होंगी अम्ल भस्म एवं लवण की। उसके बाद हम नए चैप्टर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तमाम बच्चों को हम एक ही चीज कहेंगे कि जो भी बच्चे अब तक लक्ष्य 450 बैच परचेज नहीं किए हैं, आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को बच्चों मिस कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा ये मौका नहीं मिलने वाला। और हाँ बच्चों, 1 तारीख तक आखिरी दिन डेट है, 1 तारीख यानी 1 नवंबर के रात के 12 बजे तक आपके इस क्लास का प्राइस 99 रुपया है। 1 तारीख के बाद यानी कि 2 तारीख रात सुबह के 12 बजे के बाद 2 तारीख से आपका प्राइस ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा, जो प्राइस 199 रुपया है। ठीक है? तो जो बच्चे अभी 99 रुपए में कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं या किसी कारण से नहीं खरीद रहे हैं, तो फिर अगली बार आप तैयार रहिए बच्चों 199 रुपया की कोर्स खरीदने के लिए, क्योंकि हर एक चीज आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है। DPP, डेली का मॉक टेस्ट, डेली का क्लास वाइज DPP, क्लास का नोट्स, पूरा का पूरा फ्री बुक अवेलेबल आपको मिल रहा है लक्ष्य 450 वाले बच्चों के लिए, और यूट्यूब वीडियोज, क्लास वीडियो, हर चीज आपको मिल रहा है बच्चों, स्पेशल क्लासेज। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा दिनों तक देने में हम भी सक्षम नहीं है। ठीक है बच्चों? तो सारे, क्योंकि क्लास देखिए इससे क्या होता है ना, बच्चों की निरंतरताएं टूट जाती है। अब बच्चे क्लास रेगुलर कर रहे हैं, फिर आप आइएगा लेट से आइएगा, फिर आपको समस्याएं होंगी। तो बच्चे जो भी क्लास करना चाहते हैं अभी से क्लास ज्वाइन करें और अभी क्लास परचेज करें, और सारे के सारे बच्चे क्लास जल्दी से जल्दी परचेज करें, क्योंकि 1 नवंबर के बाद ये आपको ओरिजिनल प्राइस में मिलेगा, जिसका प्राइस 199 रुपए है केवल अभी के लिए। अभी 1 नवंबर से पहले तक जो बच्चे प्राइस खरीदते हैं उनको पूरा का पूरा कोर्स मात्र 99 रुपए में मिल रहा है बच्चों। और इस क्लास की रूटीन भी लॉन्च हो चुकी है कि किस दिन क्या पढ़ाई होगी। तो आप तमाम